गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसका ये थर्ड जो है लेक्चर है जिसमें हम कुछ ये टॉपिक डिसाइड करेंगे। थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, हम लेबर वेलफेयर का कुछ पोर्शन पहले वाले में कर चुके हैं, तो इसमें हम थ्योरीज देखेंगे खाली लेबर उसकी वेलफेयर की। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी इन इंडिया, जो पहली इंडस्ट्रियल आईआर की जो पॉलिसी बनी थी इंडिया में वो किस तरह की थी, उसमें क्या था वो देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन आईआर इन इंडिया। ये जो न्यू, हम इसमें ये भी समझेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, कब आई थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, और ये स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है, स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस होता है, ले ऑफ क्या होता है, एंड घेराव, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक एक करके हम देखेंगे। फिर जो आपकी आईआर की जो पॉलिसी है इसमें स्टेट का, एम्प्लॉयर का, ट्रेड यूनियन का क्या रोल है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक जो होने वाले हैं, पहले थ्योरीज आएंगी, फिर इसके बाद रिलेशंस आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो है लेबर, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर की ये कुछ थ्योरीज हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास रिलीजन थ्योरी और रिलीजियस थ्योरी। ये क्या बोलती है, जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों ही रिलीजियस हैं कहीं ना कहीं। रिलीजियस का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन से उनका डिपेंड है। रिलीजियस थ्योरी बताती है कि जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका बेसिक नेचर है, उसकी बेसिक अजम्पशंस होती हैं कि मैं अगर इस यहाँ पे अच्छे काम करूँगा, अच्छी डीड करूँगा इस जन्म में, तो मुझे अगले जन्म में इसके बेनिफिट मिलेंगे, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे ये नरक मिलेगा, ये वो करके। तो रिलीजियस थ्योरी का बेस ये बताता है कि लेबर वेलफेयर में रिलीजियस थ्योरी होती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने फ्यूचर को देखते हुए एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं। जैसे मोस्टली जो इंडिया में जो ट्रस्ट काम करती हैं, जो रिलीजियस जो ट्रस्ट बना रखी हैं, जैसे कृष्ण की बना लो, राम की बना लो, मुस्लिम ट्रस्ट बना लो, वक्फ बना लो, ये इस तरह की जो ट्रस्ट बना रखी हैं जो काम करती हैं वर्क उसके एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस, मतलब रिलीजियस नेचर। तो ये आएगी आपकी रिलीजियस थ्योरी में। इसमें मेन कंसेप्ट क्या कहता है, ये लेबर वेलफेयर की थ्योरी ये कहती है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं ये मान के ज़रूर चलते हैं, कहीं ना कहीं ये मान के ज़रूर चलते हैं कि आदमी को अगर इस जन्म में अच्छे काम करेगा तो उसको अगले जन्म में बेनिफिट मिलेगा, या इसी जन्म में काम किए हैं वो तो अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे काम करेगा तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये है इस थ्योरी में। फिर आता है पॉलिश थ्योरी। ये पॉलिसी थ्योरी नहीं है, पॉलिश थ्योरी है। इसमें क्या बताता है, इस थ्योरी में बताता है कि जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, ये मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक जो नीड है वो तो आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी हर हाल में एम्प्लॉय की। अगर आप ये नहीं करके चलोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन होने का, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है जी। इसमें पॉलिश थ्योरी में एक क्या है, एक तो ये सोशलिस्ट थिंकिंग पे है, दूसरा ये कहती है कि जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजमेंट है, ये काम एम्प्लॉयर का और मैनेजमेंट का है सोचने का कि उनको मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है जी। फिर आती है फिलैंथ्रोपिक। ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है उससे ये वर्ड आया है, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है मैनकाइंड लव, आदमिक ह्यूमन बीइंग से, इंसानियत से प्यार का वाली बात है कि इसमें
एम्प्लॉयर को मैनकाइंड के बारे में सोचते हुए जो उसके एम्प्लॉय हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी तो नीड है, उनका इस सोच के हिसाब से वेलफेयर करना चाहिए। ये थ्योरी ये कहती है। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी क्या बोलती है? मैनकाइंड लव बेसिस पे है ये, कि ये बताती है कि जो वेलफेयर होना चाहिए वो ह्यूमन काइंड का वेलफेयर, ये नहीं है कि आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो ये मेन बात ये है कि आप उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे। फिर आता है नेक्स्ट ट्रस्टी, मतलब ट्रस्टी नहीं है, जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है वो बताती है हमें कि जो एम्प्लॉयर है और जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉय है और जो सोसाइटी है, ये चार चीज़ें होती हैं। अब जो ये एम्प्लॉयर है ये ट्रस्टी है। एम्प्लॉयर वर्क करता है, वर्क करेगा ट्रस्टी की तरह, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होल्ड करेगा सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे मानने की बात क्या है कि यहाँ मानने की बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, वो उनके घर का नहीं है। वो जो रिसोर्सेज है उस कंट्री के हैं, उस इस दुनिया के हैं, तो उसको उन रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना है कि वो अपने लिए उसको होल्ड ना करे, उसको मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए और सोसाइटी के लिए उनको गारंटी लेके चलनी पड़ेगी। वो खाली उसका ट्रस्टी है। जैसे बोर्ड में ट्रस्टी नहीं बनते हैं, ट्रस्टी के पैसे थोड़े होते हैं वो। अब आता है पैलिकेटिंग थ्योरी। पैलिकेटिंग थ्योरी क्या बताती है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें प्रोवाइड कराना। ये थ्योरी बताती है कि जैसे एम्प्लॉय को सैलरी मिलनी होती है 1 तारीख को, तो आप उसको 1 तारीख को उसकी सैलरी प्रोवाइड करा दो। मान लो पिछले साल आपने उसको बोनस दिया था, अब इस बार भी आपके प्रॉफिट अच्छे हुए हैं, तो आप उनको प्रॉफिट दोगे, वो बोनस दोगे। उसके अलावा अगर आपने कोई और प्रमोशनल स्कीम निकाली है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, तो आप उनका उसको बेनिफिट दोगे। इससे क्या रहेगा? इससे जो आपके एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर करेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। मान लो आपने एक एम्प्लॉय को रखा, वो आपने उसको 6 महीने ट्रेनिंग के लिए रखा, आप ट्रेनिंग की आपकी कॉस्ट आई, वो आप एम्प्लॉय आपके काम आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं है, वो छोड़ के चला गया, आपकी ट्रेनिंग के पैसे तो वेस्ट गए। फिर क्योंकि नया आप लगाओगे उसको 6 महीने फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी क्या बोलती है? प्लेकेटिंग थ्योरी बोलती है कि आप कोई भी जो काम है जो एम्प्लॉय के वेलफेयर का है उसको राइट टाइम पे करो। फिर आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी, पीआर थ्योरी। ये वही थ्योरी है जो मोदी जी यूज़ करते हैं, ये वो थ्योरी नहीं है कि ये नहीं है कि भाई आप चीज़ों को मैनेज करोगे। इसमें कहता है कि पब्लिक रिलेशन थ्योरी में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुडविल बना के चलेगा सोसाइटी में, गुडविल बना के चलेगा। तो वो जो गुडविल है एम्प्लॉयज़ को भी, जैसे ये जो टीसीएस वगैरह हैं, टीसीएस हैं जो मतलब बेसिकली आईटी वगैरह की कंपनी है, जो नामी एक विप्रो है, इनकी बहुत रेपुटेशन है। इनकी रेपुटेशन किस रिगार्ड में है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर में वो पीआर थ्योरी को फॉलो करते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाइड है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो वो मार्केट में जाके बताएगा कि भाई मैं उसका फला कंपनी में काम करता हूँ, ये चीज़ें मिलती हैं, गाड़ी मिलती है और घर मिलता है और जॉब की सिक्योरिटी है, हर साल सैलरी इतनी बढ़ती है। तो इस तरह से गुडविल बनती है। फिर आती है फंक्शनल थ्योरी। अब फंक्शनल थ्योरी क्या बताती है? फंक्शनल थ्योरी ये बताती है आपकी जो आपका लेबर जो वेलफेयर है, जो मैनेजमेंट के जो वर्क हैं, वो इस तरह से फंक्शनल होने चाहिए कि सबको, ये नहीं है कि आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, इस तरह से फंक्शनल नहीं होने चाहिए। उनके लेबर का जो वर्क है उसको वर्क सही से अलॉट करना चाहिए, वर्क सही से अलॉट करना चाहिए। उनको उनको उनके जो फ़ायदे मिलने चाहिए, सैलरी वगैरह जो मिलनी चाहिए टाइम पे, जो अदर बेनिफिट मिलने चाहिए, वो उसमें वो उनके टाइमली फंक्शनल होने चाहिए। ठीक है जी। अब हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर
ये थी हमारे पास 7 थ्योरीज। एक तो रिलीजियस थ्योरी जो मोदी जी से रिलेटेड है कि आप एक रिलीजन को कम बताओ कि भाई ये आपके देश को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर आप दूसरे रिलीजन को वो क्या करो, उसको तुष्टिकरण बोलते हैं उसको शायद, वो करो। रिलीजियन थ्योरी क्या बोलती है? रिलीजन थ्योरी बोलती है कि आप अगर अच्छे काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी बेस पे आपको चलना है। इस मतलब ये थ्योरी ये लेके चलती है कि इंडिया में बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनकी ये थिंकिंग है कि वो इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो उनके इस जन्म में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगले जन्म में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये इस बेस पे है। फिर पुलिस थ्योरी है। पुलिस थ्योरी ना तो ये पोलैंड से रिलेटेड है, ना ये कि पुलिस से इसका कोई लेना देना है, जो इंडियन पुलिस है या किसी स्टेट की पुलिस है उससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस थ्योरी बोलती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड तो आपको एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है जी, मिनिमम स्टैंडर्ड जो मिनिमम उसकी, मान लो एक आपने ग्रेजुएट एम्प्लॉय रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय रखा है, तो आपने उसकी जो बेसिक सैलरी होनी चाहिए उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराओगे उसकी। अगर सेम अदर जो ऑर्गेनाइजेशन आपके जो कंपटीटर हैं उनको वो जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो आप उनको प्रोवाइड कराओगे ही कराओगे। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी भी यही बोलती है कि आपको मैनकाइंड लव पे बात करती है। इसका मतलब ये है कि आपको एम्प्लॉय को भी बेनिफिशियल काम करना चाहिए, उनको भी, उनके प्रति भी आपका जो नेचर है सॉफ्ट होना चाहिए, जो आपकी फैमिली की तरफ होता है, आपके बच्चों की तरफ होता है, जो ह्यूमन बीइंग की तरफ एक आइडल नेचर होना चाहिए, वही आपका नेचर एम्प्लॉय की तरफ होना चाहिए, एम्प्लॉयर का। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या बताती है? ट्रस्टीशिप थ्योरी बताती है कि एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ ट्रस्टी है उसका बिजनेस का, न कि मालिक। उसको सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए रिसोर्सेज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्लेकेटिंग थ्योरी क्या बोलती है? प्लेकेटिंग थ्योरी बोलती है कि आपको पर्टिकुलर काम राइट टाइम पे करके देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। अगर मान लो कोई उनकी सैलरी वगैरह है, जो उनके वेलफेयर से जो काम है उनके राइट टाइम पे करके दोगे तो वह सेटिस्फाई रहेगा। पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या बोलती है कि आपको मार्केट में पॉजिटिव गुडविल बनानी है। पॉजिटिव गुडविल कब बनेगी? जब आप एम्प्लॉय के वेलफेयर के काम करोगे, लेबर के वेलफेयर के काम करोगे। फंक्शनल थ्योरी क्या बोलती है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन इस तरह से मैनेज करने हैं कि ताकि आपके लेबर का वेलफेयर हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अभी हम। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आईआर पॉलिसी इन इंडिया। जो आपकी आईआर जो पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी है, इंडिया में शुरू हो गई थी आज़ादी के टाइम से ही, 1947 के टाइम से ही शुरू हो गई थी। ठीक है जी। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जो पहला 5 ईयर प्लान बना था, जो 1951 से 1956 के बीच का जो प्लान था, उसका जो फोकस था वो 4 एस्पेक्ट पे था। उनका जो फोकस था वो 4 एस्पेक्ट पे था, 4 एस्पेक्ट पे था। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बैठ रहे हैं। फिर जो वेजेज है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। वेजेज में आपकी सैलरीज भी इंक्लूड हैं, और आपकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में और किसी मतलब किसी फर्म में, कंपनी में किस तरह की वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए वो। फिर प्रोडक्टिविटी, मेन यहाँ पे जो फोकस था हमारा फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान का था, उसमें 4 एस्पेक्ट पे फोकस किया गया। एक तो आईआर पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, दूसरा वेजेज पे। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑल ओवर इंडिया सही रहने चाहिए। वेजेज भी जो एम्प्लॉयज़ की हैं उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए, टाइमली मिलनी चाहिए। और जो अगर मान लो इन्फ्लेशन वगैरह आती है तो उसके हिसाब से उनके डीए वगैरह इंक्रीज होने चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की। फिर वर्किंग कंडीशन, हाइजीन होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सुविधा होनी चाहिए। इस तरह की इन्होंने वर्किंग कंडीशन के बारे में बोला। प्रोडक्टिविटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहना चाहिए। इस तरह से इस पे फोकस किया। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट इसको डिटेल में समझते हैं, इस पॉलिसी को ही। अब हमारे पास जो हमने देखा अभी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें 4 हमारे पार्ट थे। उसमें आगे चल के हमने कुछ उनको डिवाइड किया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारी, उसके
फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 1991 से पहले तक जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जो लीगल नॉन लीगल दोनों तरह से हमने इसको देखा। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बन गया था 1947 वाला, वो बहुत ही सही था, जिसमें बताया गया कि लेबर के क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉय के क्या राइट हैं, एम्प्लॉयर्स के क्या राइट हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें, और अगर कुछ ग्रीवांसेस होती है तो रेमेडी किस तरह से मिलेगी, ये सारी चीज़ें उस एक्ट का पार्ट है। किस तरह से वर्क होगा, वर्क कंडीशन किस तरह से होंगी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक होती है, एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ काम अच्छा उनका साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा उनके साथ, और उनकी डिमांड, उनको सही से पेमेंट नहीं मिल रही, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उनको कम मिल रहा है, तो वो बोल सकते हैं उनको जो मालिक है कि भाई हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे। एक मूवी थी गोविंदा की, उसमें मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट ये रहता है कि एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि हमें इतना इतना हमारे साथ ऐसा ऐसा, हमें सैलरी इतनी मिलनी चाहिए। तो वो गोविंदा देखता कि नहीं चलो इनकी सैलरी डबल कर देते हैं। तो ये तो हुआ बात स्ट्राइक वाली। फिर आती है बात लॉकडाउन की। लॉकडाउन में क्या रहता है, लॉकआउट में, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन याद रहता है। लॉकआउट में क्या रहता है, मालिक तंग आ जाता है कि भाई तुम्हारी रोज़ रोज़ की स्ट्राइक से मैं आ गया तंग, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लगा रहा हूँ इसे लॉक, कंपनी को मैं कर रहा हूँ इसे बंद। ये है लॉकआउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे सोचा कि भाई अगर मालिक लॉकआउट कर देगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे। अगर मालिक लॉकआउट कर देगा तो वो तो जो जिसमें मान लो किसी बिजनेस में, उद्योग में, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 100 एम्प्लॉय लगे हैं, 1000 एम्प्लॉय लगे हैं, अगर वो एकदम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये है इलीगल। फिर अगर मान लो एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं और नुकसान होता है कंपनी को, ओवरऑल तो नुकसान गवर्नमेंट को ही है, टैक्सेस का भी नुकसान हो रहा है, ओवरऑल नुकसान सोसाइटी को भी, उनको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, तो ये भी इलीगल है। फिर आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में क्या रहता है, आप किसी से डरा धमका के कोई काम कराते हो, कोई उससे इंडिया इन्फ्लुएंस करा के कोई काम कराते हो, थ्रेटनिंग कराते हो, वो है अनफेयर लेबर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एक जो मूवी होती है जिसमें अमिताभ के हाथ पे लिखा होता है कि तेरा बाप चोर है। उसमें क्या रहता है, जो उनका फादर होता है तो वो यूनियन का हेड होता है, तो उसको थ्रेटन किया जाता है कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा अगर तुम इस पे साइन नहीं करोगे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस रहती हैं जहाँ पे उसकी जो एम्प्लॉयज़ के जो हेड हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, एम्प्लॉयर की साइड से थ्रेटन करते हो तो भी इसी में आएगा, एम्प्लॉय की साइड से थ्रेटन होता है तो भी इसी में आएगा। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मशीनरी। जो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मशीनरी में क्या रहता है, मान लो कोई भी काम होता है तो मिस हैपनिंग तो हो ही जाती है कि आप कहीं पे भी जाओगे, तो उसको हैंडल किस तरह से किया जाए। मान लो इस तरह की कैजुअलिटी हो गई, किसी को हाथ का नुकसान हो गया, पैर का नुकसान हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या मशीनरी होनी चाहिए, ये इसमें आएगा। फिर आता है ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, ट्रेड यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो हमारे यहाँ पे बना था 1926 में बना था, तो हमारे यहाँ पे जो एक ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मतलब समझ सकते हो, ये बस खाली इतना याद रखना ट्रेड यूनियन एक्ट कब था, तो आ सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है। अब ट्रेड यूनियन एक्ट क्या बोलता है, ट्रेड यूनियन एक्ट बोलता है कि एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस रहती हैं उनके कुछ राइट होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे काम करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में।
फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या रहता है, मान लो एक कंपनी में, मान लो हम बात करते हैं टिस्को की। अब टिस्को कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई हैं, टिस्को कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई को हो गई प्रॉब्लम। अब जो कंपनी के जो ओनर है उनको थोड़ी पता चल रहा है। अब इनको अपनी बात इसको बतानी है, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे अपनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो फिर इसी तरह की और जो और एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम होगी उनको जोड़ेंगे, अच्छा जी इनको ये प्रॉब्लम है, फिर इनके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे जाके मैनेजमेंट से, जाके ओनर से। तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेन जो रीज़न ये होता है कि इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है ऐसी, और जो एम्प्लॉय होंगे उनकी भी प्रॉब्लम रहेगी, सबकी प्रॉब्लम एक साथ मिला के डिमांड रखी जाए तो ज़्यादा बेटर फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर आता है ट्रेड यूनियन निगोशिएशन। किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन कई हो सकती हैं। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का मतलब ये है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हों। फिर वहाँ पे भी ना ट्रेड यूनियन, मान लो ट्रेड यूनियंस हैं तो उनके भी अपने इलेक्शन वगैरह होते हैं। तो एक मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 ट्रेड यूनियन है, तो उनके वोट होंगे, किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो फिर उस यूनियन की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लो एक कंपनी में 5 ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो एक को मिले हैं 50% वोट, दूसरे को 40%, तो फिर बाकियों को 2-2, 1-1% वोट मिले हैं। तो ये जो जिसको 50% मिले थे वो रिप्रेजेंट करेगी इन ट्रेड यूनियंस को भी। जैसे हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, जो जीतती है वो रिप्रेजेंट करती है कंट्री को। इसी तरह से ये है, जो ट्रेड यूनियन वहाँ पे जीतती है वो अपनी डिमांड रखती है उनकी। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ये इंदिरा गांधी जी लेके आए थे 1975 में। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में इन्होंने इसमें ये बताता है कि जो वर्कर हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, कि वो भी अपनी बात रख सकें। अब जब मान लो एम्प्लॉय है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो तो वही बेटर तरीके से बता सकते हैं ना कि जी हमारी तो साहब ये प्रॉब्लम है। और वो कब होगा, जब उनका मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा। फिर आता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ये स्टैंडिंग ऑर्डर आपका किस तरह से है, स्टैंडिंग ऑर्डर आपका 1945 से चला आ रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है, मान लो कंपनी को चलाने के लिए, मान लो एक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ब्रांचेज हैं सब बहुत ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी है। तो उसको चलाना है आपको, तो एम्प्लॉयज़ को इधर उधर आपको भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ऑर्डर निकालने हैं। तो आप ऑर्डर अगर आप सही निकाल रहे हो, सही इंटेंशन के थ्रू निकाल रहे हो, तो आपको आपके ऑर्डर अप्लीकेबल होंगे। मान लो मुझे ज़रूरत है कि भाई मेरा एम्प्लॉई है, मैं उसको बेंगलोर भेज रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉई मैं चाहता हूँ बेंगलोर चला जाए, अब वहाँ पे एम्प्लॉई की शॉर्टेज है तो उसको जाना पड़ेगा। ये है स्टैंडिंग ऑर्डर वाला। और अब हम आगे देखते हैं न्यू पॉलिसी वाला। अब समझते हैं जी इसको, ये क्या कहता है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। अब आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को NEP 1991 भी बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई इंडिया में, उसका आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो जो हमारी, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आपने सबने सुना ही है ये वाली चीज़ तो, लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ। क्या हुआ था, हमारे पास बिल्कुल पैसे कम बचे थे, जो फॉरेन जो रिजर्व थे, हमारे फॉरेक्स जो रिजर्व थे वो बिल्कुल कम बचे हुए थे। तो हमने, जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है जी। तो उन्होंने उससे पहले हमारे देश के जो लीडर्स थे उनको लगता था कि हम प्राइवेटाइज को बढ़ावा नहीं दे सकते, अगर हम प्राइवेटाइज को बढ़ावा देंगे तो फ़ॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, हम फिर से गुलाम बन सकते हैं, उनको ये लगता था। लेकिन मनमोहन सिंह जो सर थे वो पहले IMF वगैरह में काम करके आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ बोला यहाँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल नहीं थे,
तो हमने IMF के पास पैसे लेने के लिए गए। IMF बहुत ही इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक ये डोमिनेट किए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा। तो वो जब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो वो मोस्टली कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, तो वो अपनी कंडीशन भी रखती हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम पैसे लेने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए, तो उन्होंने भी कंडीशन रखी हमारे ऊपर कि आपको अपनी जो कंट्री है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा। जो फॉरेन का जो इन्वेस्ट आएगा आपकी कंट्री में, आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। आपको अपने देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। आपको अपनी जो पॉलिसी उनको लिबरलाइज करना पड़ेगा कि, और आपको जो आपकी इकोनॉमी उसको ग्लोबल इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे लोगों ने, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको फेथ था कि भी हाँ ये जो मनमोहन जी हैं एजुकेटेड बंदे हैं, तो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं। सीतारमन की तरह नहीं है भाई कि पेल दिया कुछ भी, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, तो भाई तुम नहीं खाते तो उससे देश की इकोनॉमी को थोड़ा ही फर्क पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने LPG का डिसीजन लिया कि भाई लिबरलाइजेशन करेंगे इकोनॉमी को, प्राइवेट करेंगे इकोनॉमी को, और हम अपनी कंट्री को ग्लोबल बनाएंगे। तो इसके बेसिस पे जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो इसका IR पे जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, हम ये देखेंगे। देखो ये 4 मेन फ़र्क पड़े। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट थे। लिबरलाइजेशन का मतलब है आप रिलैक्सेशन दोगे, रिलैक्सेशन अपने देश में ही। किस तरह की रिलैक्सेशन कि आप जो आपके मान लो बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट को दोगे, ताकि प्राइवेट को भी आगे आने का मौका मिले। फिर प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ आप ऐसे हैं, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने कर दिया, वहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का काम तो सोशल वेलफेयर है। जिस नए एरिया में गवर्नमेंट को काम करना है, तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करके और वो न्यू सेक्टर में जा सकती है। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये कि कुछ एरियाज ऐसा है जहाँ पे कंट्री का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंट्री की इतनी स्किल नहीं है, तो वो जो फॉरेन की जो कंट्रीज हैं उनको, कंपनीज हैं, उनको बुला के वहाँ से इन्वेस्ट कराएगी। तो ये इस तरह के कुछ डिसीजन थे। उसका हमारे देश की जो IR था उस पर क्या फ़र्क पड़ा, उसका फ़र्क ये पड़ा, रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अब क्या हुआ, देश में नई तरह की इंडस्ट्रीज बनने लगी। तो जो पुराना जो ढर्रा बना हुआ था, तो एम्प्लॉयज़ को जो रूढ़िवादी सिचुएशन थी उसमें चेंजेस आए, तो एम्प्लॉयज़ की रिट्रेचमेंट हुई उस टाइम पे काफ़ी लोगों की। ठीक है। फिर सबसे पहले ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, गोल्डन हैंडशेक वाली और VRS की स्कीम। ये इस पॉलिसी का ही रिजल्ट है 1991 वाली का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। VRS क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। और गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, ये भी VRS की तरह ही होता है कि एम्प्लॉई अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है गोल्डन हैंडशेक करके कि ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ। हम ये जो अब इनमें, इन दोनों में क्या रहता है, गोल्डन हैंडशेक में और VRS स्कीम में, इसमें एम्प्लॉयज़ की मान लो एक पर्टिकुलर एज है 55 से 60 के बीच में, और मान लो 60 को उसकी रिटायरमेंट है, तो वो पहले ही जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ले, तो उसको कुछ इस तरह से पेनलाइज नहीं किया जाएगा। उसके जो बेनिफिट उसको 60 ईयर पे मिलने थे, वो बेनिफिट उसको पहले ही मिल जाएंगे। ये इस तरह से इसमें कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। ये किस लिए क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई पुराने एम्प्लॉय जा रहे हैं, उसकी जगह पर आप, उसकी सैलरी इतनी होगी, आप नए 10 एम्प्लॉय रख लोगे उतने पैसे में, तो ये इसलिए स्कीम लेके आई जाती है। फिर है ट्रेड यूनियन। अब जब बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गए, जब लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो जो ट्रेड यूनियन पहले जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी वो वीक हो गई धीरे धीरे करके। फिर जो लेबर एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज ये हुआ, जो वर्कर का जो पार्टिसिपेशन था ना वो कम होता गया। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो था वो कम होता गया। पहले इंदिरा गांधी 1975 में लेके आई थी ये वाला प्लान कि भाई वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन जो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, इसमें ये बोला गया कि बोला नहीं गया, मतलब इनडायरेक्टली, जब मान लो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं वो अपने हिसाब से वर्क मैनेज करते हैं। फॉरेन की कंपनी फॉरेन के हिसाब से जब कंपनी लिबरलाइज होते हैं,
तो कुछ ये इसका इम्पैक्ट हमारे आईआर पे पड़ा। अब आपको यहाँ पे समझना ये था, जो आपको समझना ये था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसका जो आईआर पे क्या फ़र्क पड़ा, आईआर पे ये फ़र्क पड़े आपके। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।